नमस्कार। क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? लगता है अभी लोग जुड़ना शुरू नहीं हुए हैं। हाँ, मेरे ख्याल से राजकमल प्रकाशन की ओर से सुमेर सिंह राठौर का कमेंट आ गया है। ये मुकेश राजपूत जी का भी आ गया यहाँ पर। तो लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं, बस 1-2 मिनट में। वर्षा कुलश्रेष्ठ जी का भी आ गया। अनुप्रिया भी आ गई। अनुप्रिया जी भी आ गई। और बस लगातार सब लोग जुड़ रहे हैं, बस 1-2 मिनट में। हम्म, मैंने कहा था ना कि चाय के साथ शुरू करेंगे, तो चाय के साथ ही इसका आरंभ करते हैं। जैसा कि आज आप सब जानते हैं कि मूल बातचीत जो है वो सूरज को अंगूठा, जो मेरा संग्रह राजकमल से जनवरी में विश्व पुस्तक मेले में ही आया था। अनुप्रिया जी हैं उपस्थित, उन्होंने ही इसका आवरण तैयार किया है, इसका कवर तैयार किया है। और बहुत सुंदर ढंग से राजकमल प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। तो आज मैं अपने इसी संग्रह से कुछ कविताएं पढ़ूंगा। आप लोग जो कहेंगे उन कविताओं को पढ़ूंगा, कुछ बातचीत करूंगा। यह संग्रह, जिन मित्रों ने भी इस संग्रह को देख लिया है, जिनके पास यह पहुंच चुका है, वे जानते हैं कि यह संग्रह गुरुवर प्रोफेसर केदारनाथ सिंह को समर्पित है, उनकी स्मृति को समर्पित है। वे हर तरह से मेरे गुरु थे। कक्षाओं में भी मैंने उनसे पढ़ा, और कविता में तो वे मेरे गुरु थे ही। तो यह संग्रह उन्हीं को समर्पित है। और जो मेरा पिछला संग्रह था, कायांतरण, 2012 में आया था, उस संग्रह के लगभग 8 वर्ष बाद, लगभग क्या, पूरे पूरे 8 वर्ष बाद ही यह संग्रह प्रकाशित हुआ। इस बीच और बहुत सारी किताबें आई मेरे, जो अनुपलब्ध संग्रह थे, उन संग्रहों का एक सम्मिलित संग्रह भी, 3 संग्रहों का उजास नाम से आया। बेटियां नाम से भी मेरा एक संग्रह आया, बेटी केंद्रित कविताओं का। आलोचना की कई किताबें आई, प्रतिनिधि कविताओं का भी एक संग्रह किताबघर प्रकाशन की योजना में आया। लेकिन उस क्रम में नई कविताओं का जो संग्रह है वह 2012 विश्व पुस्तक मेले में ही संग्रह आया था, कायांतरण, और उसके बाद फिर ये आया है। जाहिर है कि मेरे लिए भी यह विशेष है। तो मैं पहली कविता पढ़ता हूँ इस संग्रह से। मुझे लगता है कि बातचीत शायद यहीं से शुरू होगी। अ, पत्नी पूछती है कुछ वैसा ही प्रश्न जो कभी पूछा था माँ ने पिता से। ए जी, ये लोकतंत्र क्या होता है? पूछा था माँ ने पिताजी से कई वर्ष पहले, जब मैं किशोर था। माँ के सवाल पर थोड़ा अकबकाए, फिर मुस्कुराए थे पिताजी। माँ समझ गई थी वे टाल रहे हैं उसका सवाल। उसने फिर पूछा था, बताइए ना, ये लोकतंत्र क्या होता है? अब पिता सतर्क थे, सतर्क के हर अर्थ में। उन्होंने कहा था, तुम जानती हो लोकतंत्र की परिभाषा, उसके निहितार्थ। पढ़ाती हो बच्चों को, फिर मुझसे क्यों पूछती हो क्या दुविधा है? माँ ने कहा था, दुविधा ही दुविधा है, उत्तर की सुविधा भी एक दुविधा है। जो शब्दों में है अभिव्यक्ति में पहुंच नहीं पाता, जो अभिव्यक्ति में पहुंचता है जीवन में उतर नहीं पाता। ऐसा क्यों है? प्रेम की तरह लोकतंत्र दिखता खुला खुला सा, पर रहस्य है। जब जो चाहे, कभी भाषा से, कभी शक्ति से, कभी भक्ति से, कभी छल, कभी प्रेम से, अपनी सुविधा की व्याख्या रच लेता है। और काठ के घोड़े सा लोकतंत्र टुकुर टुकुर ताकता रह जाता है। यह सब कहते हुए स्वर शांत था माँ का। कोई उद्विग्नता
क्षणिक आवेश, आवेग, आक्रोश न था उसमें। जैसे कही गई बातें महज प्रतिक्रिया न हो, निष्पत्तियां हो सघन अनुभव की, लोकतंत्र की आकांक्षा से भरे एक जीवन की। और यह सब सुनते हुए जादुई वाणी वाले सिद्ध वक्ता मेरे पिता चुप थे, बिल्कुल चुप, जैसे मैं हूं इस समय उस संवाद के 2.5 दशक बाद अपनी पत्नी के इस सवाल पर, हे जी ये बराबरी क्या होती है। तो मित्रों, मैंने इस कविता से इसका पाठ आरंभ किया है। आप सब हैं जिन लोगों ने इस संग्रह को पढ़ा है या मेरी कविताओं से परिचित हैं, यदि आपका कोई आग्रह होगा तो मैं उन कविताओं का भी पाठ करूंगा। आगे मैं एक और कविता पढ़ता हूं। खेतों का अस्वीकार। आज ज्यों ही मैं पहुंचा गांव के गोइडे वाले खेत में, उसने नजर उठाकर देखा पल भर, फिर पूछा, कहो बाबू कहाँ से आए हो, कुछ कुछ शहरी जान पड़ते हो। लगता है कोई जान पहचान है इस गांव में, इधर निकल आए हो शायद निवृत्त होने। मैं अचरज में पड़ा हुआ, किंग कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा हुआ, ताकने लगा निर्निमेष उसको, जिसकी मिट्टी में लोट लोट लहलोट हुआ मैं बचपन में खेला करता था। मैं अचरज में पड़ा हुआ, किंग कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा हुआ, ताकने लगा निर्निमेष उसको, जिसकी मिट्टी में लोट लोट लहलोट हुआ मैं बचपन में खेला करता था। मैं भागा तेज वहां से, पहुंचा नदी किनारे वाले चक में। चक ने देखा मुझको, कुछ चकमक चकमक सा लगा उसे। थोड़ी देर रहा चुप वह, फिर पूछा उसने, किसे ढूंढ रहे हो बाबू इतनी बेसब्री से। यहाँ तो आंसू हैं, हद सपने हैं, यहाँ तो आंसू हैं हद सपने हैं, अकथ हुई लाचारी है, लेकिन तुम कुछ अलग अलग दिखते हो, कहाँ रहते हो, इधर कहाँ निकल आए हो। यहाँ धूल है मिट्टी है, सड़क के नाम पर गिट्टी है, चारों ओर पसरा हुआ योजनाओं का कीचड़ है। खैर छोड़ो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, आखिर इतना चुप क्यों हो, क्या कभी नहीं कुछ कहते हो। मैं ठकुआया खड़ा रहा, मैं ठकुआया खड़ा रहा, बहता रहा आंखों का द्रव। मैं भूला भूला रहा बरस बरस बरसों बरस जिन खेतों को, यही सोच सोच कि मालिक हूं उनका, उन खेतों ने सचमुच मुझको भुला दिया था। कुछ देर मैं औसन्न खड़ा रहा सच के सिरहाने, देवियों सज्जनों, मालिक बनने को उत्सुक लोगों, आज उन खेतों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है, जिनके मालिक थे मेरे दादा, उनके बाद मेरे पिता, और उनके बाद मैं हूँ। बिना किसी शक सुबह के आप सब अचरज में पड़ गए हैं सुनते सुनते, यकीन नहीं कर पा रहे मेरी बातों का, पर सच यही है 16 आना, कि मैं मालिक हूं जिनका खसरा खतौनी में, उन खेतों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है। ये बिल्कुल आरंभिक कविताएं हैं इस संग्रह की। और मैं इसमें देख रहा हूँ और लोग आ गए हैं, बहुत सारे लोग, शेर सिंह भावना, तरुण गोयल, जयराम पासवान, अनीता पांडे, प्रभात भाई भी आ गए हैं। हमारे शिवदत्त बावलकर भी आ गए हैं, सपना पांडे, बिम्मी कुंवर सिंह, मृत्युंजय पांडे कलकत्ता से दिखाई दे रहे हैं, ध्रुव सिंह दिखाई दे रहे हैं, दिनेश कर्नाटक जी दिखाई दे रहे हैं, राजेंद्र जी दिखाई दे रहे हैं, अरुण पांडे, शेर सिंह, और ये शंभू भी दिखाई दे रहे हैं, ऋचा पांडे, विनीता सिंह, एम के पांडे, बहुत सारे लोग, सविता सिंह, किसका किसका नाम, पुरुषोत्तम कुमार, तोबा अयूब, सब लोग हैं। और आग्रह है कि मैं इस संग्रह की जो पहली कविता है उसका पाठ करूं, सपने अधूरी सवारी के विरुद्ध होते हैं। हाँ सुनिए। स्वप्न पालना हाथी पालना नहीं होता, जो शौक रखते हैं चमचों दलालों और गुलामों का। कहे जाते हैं स्वप्नदर्शी सभाओं में,
सपने उनके सिरहाने थूकने भी नहीं जाते। सृष्टि में मनुष्यों से अधिक हैं यातनाएं, यातनाओं से अधिक हैं सपने, सपनों से थोड़े ही कम हैं सपनों के सौदागर, जो छोड़ देते हैं पीछा सपनों का ऐरे गहरे दबावों में, फिर लौटते नहीं सपने उन तक। सपनों को कमजोर कंधे और बार बार चुंधियाने वाली आंखें रास नहीं आती। उन्हें पसंद नहीं वे लोग जो ललक कर जाते हैं उनके पास, फिर छुई मुई हो जाते हैं। सपने अधूरी सवारी के विरुद्ध होते हैं। ये इस संग्रह की पहली कविता है और मुझे भी बहुत पसंद है। पीछे तरुण जी आज भी हैं और पीछे भी उन्होंने इस कविता के लिए आग्रह किया था। एक और आयोजन में भी अ, था तो अच्छा लग रहा है। हमारे एक और मित्र पांडे जी भी इस पे दिखाई दे रहे हैं, अनिल गंगल जी दिखाई दे रहे हैं। और एक शेर सिंह का एक आग्रह है कि मैं इस संग्रह से एक कविता पढ़ूं, राम दुलारी। मैं भी पढ़ना चाहता था इस कविता को, तो मैं पहले ही इस कविता का पाठ करता हूँ। राम दुलारी नहीं रही, गई राम के पास, मुझ पर में कहा माने, मैं अपलक निहारता रहा माँ को थोड़ी देर, उनका दुख महसूस कर सकता था। राम दुलारी नहीं रही, गई राम के पास, मुझे स्वर में कहा माने, मैं अपलक निहारता रहा माँ को थोड़ी देर, उनका दुख महसूस कर सकता था मैं। राम दुलारी सहयोगी थी माँ की 30 वर्ष से लंबी अवधि तक, माँ के कई दुखों की बंटाईदार, माँ के कई दुखों की बंटाईदार, माँ के अलावा सब दाई कहते थे राम दुलारी को, काम में नाम डूब गया था उनका। कभी कभी माँ उनके साहस के किस्से सुनाती थी। सन 2010 में 83 वर्ष की आयु में दुनिया से विदा हुई राम दुलारी ने कोई 63 वर्ष पहले सन 1947 में पियक्कड़ पति की पिटाई का प्रतिरोध करते हुए जमकर धुला था उसे। गांव भर में दबे स्वर में लोग कहने लगे थे उन्हें मर्द मारन, पर हिम्मत नहीं थी किसी में सामने मुंह खोलने की। राम दुलारी ने वर्षों पहले जो पाठ पढ़ाया था अपने पति को, उसका सुख भोग रही हैं गांव की नई पीढ़ी की स्त्रियां। उनमें गहरी कृतज्ञता है राम दुलारी के लिए, वे उन्हें मर्द मारन नहीं, योद्धा की तरह याद करते। जातियों में सुख तलाशते गांव में हमेशा जाति को लांघा था राम दुलारी ने। कोई भेद नहीं था उनमें बड़े छोटे का, सबके लिए चुल्लू भर पानी था उनके पास। सबके लिए चुल्लू भर पानी था उनके पास। माँ कहती हैं व्यर्थ की बातें हैं बड़ी जात या अपार धन। राम दुलारी न किसी बड़ी जाति में पैदा हुई थी, न धन्ना सेठ के घर, पर उनके आचरण ने सिखाया हमेशा निष्कलुष रहने का सलीका। बाभनों कायथों ठाकुरों बनियों भूमिहारों में डींगे चाहे जितनी बड़ी हों अपनी श्रेष्ठता की, पर कोई स्त्री पुरुष नहीं इनमें जो आसपास भी ठहर सके राम दुलारी की। ये कविता बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित कविता है। बस इसे ये है कि इसको कविता का रूप दिया गया है। बस इतना ही है। एक और कविता के लिए कहा गया है, राम दुलारी सचमुच थी और वे हम जैसों की स्मृति में हैं, सैकड़ों लोगों की स्मृति में हैं और बन रहेंगी। एक और कविता के लिए नीता सिंह कह रही हैं, मैं देखता हूँ कि वो कहाँ है कविता। बस 1 मिनट, उसको देखना पड़ेगा, पृष्ठ संख्या के साथ देखना पड़ेगा कि किस पृष्ठ पर 35 नंबर पर है वो कविता। छोटी सी कविता है यह। किरकिरा रही है आत्मा धरती की, किरकिरा रही है आत्मा धरती की, बरस कर लौट गए बादल क्षितिज की छाह में, यहाँ पसर गया नमक चहुओर, तन मन नयन से रिस रिस कर। बरस कर लौट गए बादल क्षितिज की छाह में, यहाँ पसर गया नमक चहुओर, तन मन नयन से रिस रिस कर। अभी अभी तो चढ़ा था वैशाख, अभी अभी तो चढ़ा था वैशाख, उम्मीदें नाच रही थी खेत से खलिहान तक, चारों ओर नमक ही नमक है, किरकिरा रही है आत्मा धरती की।
किरकिरा रही है आत्मा धरती की। तो यह जो है, आप लोग हैं, अच्छा लग रहा है, इतने लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये चीज, छोटी छोटी कविताएं जो हैं, एक आग्रह है कि ये घर और एक सिनेमा घर सुनाइए। ये थोड़ी लंबी कविता है, मैं सुनाऊंगा। उसके पहले ये मनोज शर्मा जी ने कहा है, अरुण पांडे ने कहा है कि पूर्ण कविताएं और पूर्ण इच्छाएं और अधूरी इच्छाएं का मैं पाठ करूं। मैं वो कविता पढ़ता हूँ, छोटी सी कविता है, सुनिए आप लोग। पूर्ण इच्छाएं अधूरी इच्छाएं। पूर्ण इच्छाएं धीरे से छुड़ा लेती हैं दामन, अधूरी इच्छाएं परछाई की तरह लगी रहती हैं साथ। पूर्ण इच्छाएं धीरे से छुड़ा लेती हैं दामन, अधूरी इच्छाएं परछाई की तरह लगी रहती हैं साथ। वे कभी नहीं होने देती अकेला, जब सब छोड़ जाते हैं बारी बारी। जब मन भागने लगता है जाड़े की नरम धूप से भी, जब दूर तक दिखता है उजाड़ ही उजाड़। जब आंखों में नींद होती भी है और नहीं भी, जब आंखों में नींद होती भी है और नहीं भी। जब पछुआ में भी उभरने लगता है देह का दर्द, जब पछुआ में भी उभरने लगता है देह का दर्द, तब अधूरी इच्छाएं धीरे से थाम लेती हैं दामन। तब अधूरी इच्छाएं धीरे से थाम लेती हैं दामन। पूर्ण इच्छाएं बस पत्थर है मील का, अधूरी इच्छाएं सहचर है मंजिल की। अधूरी इच्छाएं सहचर हैं मंजिल की। बहुत सारी जो कविताएं जो हैं, वो मेरी में है कि मैं सुनाऊं अपनी ओर से, लेकिन जो आग्रह आ रहा है तो वो कविता मैंने सुना दी। ये भावना ने भी कहा, अरुण पांडे ने भी कहा, परेश पांडे जी ने सोन चिरई सुनाने को कहा है। मैं अंत में उसे सुनाऊंगा, उसी के साथ समापन करूंगा। क्योंकि वो संग्रह की कविता नहीं है, लेकिन जाहिर है कि अ, अ, ये चीज है। अर्जुन त्रिवेदी जी बिन, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या कहा इन्होंने। एक शंभुनाथ मिश्र ने कहा है कि तुम्हारे साथ चलते हुए कविता का मैं पाठ करूं। इसमें से मैं वो कविता लिखता हूँ, किस पृष्ठ पर है। जैसे आप लोग अगर पृष्ठ संख्या भी बता देते तो मुझे ज्यादा सहूलियत होती, मैं आसानी से उसको ढूंढ लेता। इसमें मुझे देखना पड़ रहा है किस क्रम पर है, क्योंकि क्रम अक्सर याद नहीं रहता है। तो उसके लिए मैं एक सेकेंड, शायद ये अभी मुझे मिल जाए कविता, तो मैं सुनाता हूँ। 79 पर है ये कविता। वीर सिंह ने पृष्ठ संख्या भी बताई है। तुम्हारे साथ चलते हुए। आ, कल वसंत पंचमी थी, हम घूम रहे थे शहर में, शहर की कई फुलवारियां। कल वसंत पंचमी थी, हम घूम रहे थे शहर में, शहर की कई फुलवारियों में। फूलों का निमंत्रण मादक हो न हो, होता है पवित्र निश्चल विश्वास भी ना। मैंने कल ही जाना यह तुम्हारे साथ चलते हुए। कल वसंत पंचमी थी, हम घूम रहे थे शहर में, शहर की कई फुलवारियों में। फूलों का निमंत्रण मादक हो न हो, होता है पवित्र निश्चल विश्वास भी ना। मैंने कल ही जाना यह तुम्हारे साथ चलते हुए। और आज इस क्षण, जब घर में पूरा कर रहे हैं हम अपने अपने हिस्से का काम, तुमने बांध रखा है सिर को तौलिए से, निकाल रही हो झाले कोने अतरे से। उन्हीं में से एक दो आ गिरे हैं तौलिए पर,
लटक रहे हैं तुम्हारे गालों पर, ऐसे में तुम अजब गजब दिखती हो, मेरे टोकने पर हंस देती हो, और सचमुच बदल जाता है मेरी आंखों का रंग। मुझे महसूस होता है जैसे सृष्टि के सारे फूलों का रंग उतर आया है तुम्हारी हंसी में। आ, हाँ, नमस्कार। नारायण जी भी हैं इसमें। आ, मैं सुना रहा था, और मनु जी सुनाऊंगा। मैं घर प्रतीक्षा करेगा कविता भी सुनाऊंगा। इसके पहले मैं देखता हूँ कुछ और भी शायद आ, आग्रह आए हैं, तो मैं उन आग्रहों को भी बीच में पूरा करना चाहता हूँ। किसानों से जुड़ी हुई कई कविताएं हैं। अभी जो मैंने आरंभ में पहली कविता ही प्रकाश जी जो सुनाई थी, खेतों का स्वीकार, वो भी किसान जीवन से ही संबंधित कविता थी। इसके अलावा भी एक कविता और मैं सुनाता हूँ, वो 94 पृष्ठ पर। एक मिनट, छोटी सी कविता है ये, सुनिएगा। अ, जब हंसता है कोई किसान, हालांकि बहुत मुश्किल है यह, किसान हंस नहीं पाते हैं अक्सर, हम सब जानते हैं इस बात को। वह हंसी होती है महज चेहरे की शोभा, जिसका रहस्य नहीं जानता हंस। वह हंसी होती है महज चेहरे की शोभा, जिसका रहस्य नहीं जानता हंसने वाला। सचमुच की हंसी उठती है रोम रोम से, जब हंसता है कोई किसान तबीयत से। जब हंसता है कोई किसान तबीयत से, खिल उठती है कायनात, नूर आ जाता है फूलों में, घास पहले से मुलायम हो जाती है। उस क्षण टपकता नहीं पुरवाई में दुख, पूछना नहीं पड़ता बाई को दाई आंख से खिलखिलाने का सबक। पूछना नहीं पड़ता दाई को बाई आंख से, बाई को दाई आंख से खिलखिलाने का सबब। तो यह एक कविता, और भी कई की कविताएं इस संग्रह में किसान जीवन से संबंधित हैं। अ, यदि आप इससे गुजरेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारी कविताएं जो हैं इसमें हैं। तो रहेगा घर प्रतीक्षा करेगा, एक आग्रह है इस कविता का। जो नहीं लौटे घर उनकी प्रतीक्षा करेगा, जो नहीं लौटे घर उनकी प्रतीक्षा करेगा, यह बार बार झांकेगा पुतलियों में, जो समा गए धरती में, जिन्हें पी लिया पानी ने, जो विलीन हो गए धूप और हवा में। वे लौटेंगे कैसे कहां से, फिर भी घर उनकी प्रतीक्षा करेगा। फिर भी घर उनकी प्रतीक्षा करेगा, सृष्टि में किसी के पास नहीं घर जैसी स्मृति। सृष्टि में किसी के पास नहीं घर जैसी स्मृति। घर कुछ नहीं भूलता, लोग भूल जाते हैं घर। घर कुछ नहीं भूलता, लोग भूल जाते हैं घर। और आ, मैं एक आध कविताएं और सुनाता हूँ अपनी रुचि से, और उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आ, आप आग्रह वाली कुछ कविताएं और सुनाऊंगा मैं। आ, शिवा बाल बवालकर ने कहा है, लोकतंत्र का समकालीन। प्रमेय पल्लव जी कह रहे हैं कि संग्रह की कविताएं मुझे पसंद हैं, और पल्लव जी अभी अभी मैंने ये कविता पढ़, हंसता है कोई किसान। आभार, आपने भी इसका आग्रह किया। हरेश अग्रवाल जी हैं, नमस्कार। आ, चुप्पी का समाशास्त्र कविता जो है वो थोड़ी क्या कहते हैं कि बड़ी कविता है। तो मैं अभी डॉली टॉक हैं, वाह कह रही हैं, वे योद्धा हैं नई सदी के, पढ़ूंगा मैं शेर सिंह इस कविता को भी, इसको मैं पढ़ूंगा। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ और किसी ने जो है कुछ कहा हो तो मैं उसको देख लूं। विनी वीना यादव जी ने कहा भूमंडलीकरण, सारी कविताएं भूमंडलीकरण की ही पर हैं। तो ये चीज आ रहा है, और मैं पढ़ता हूँ वो कविता। ज्योति शर्मा हैं उधर, परसोत्तम भी हैं, और
दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी दूर से सब हमारे मित्र जुटे हुए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि परेश पांडे जी का आग्रह है कि मैं सोन चिरई सुनाऊं, तो मैं इसको थोड़ा सा रोक करके अब मैं सोन चिरई कविता सुनाता हूँ आप सबको। मेरी प्रिय कविता है, बहुतों की प्रिय कविता है और बहुतों की नहीं भी है। तो बहरहाल जिनकी प्रिय है उन सबके लिए मैं ये कविता सुनाता हूँ आपको। सुने। सोन चिरई कविता। बस एक सेकंड, सामने बस खोल लूं मैं, तो उससे मुझे आसानी हो जाएगी कि 89 बातचीत के क्रम में ज्यादा अच्छा लगता है कि बातचीत भी होती रहती है और काव्य पाठ जैसा भी होता रहता है। सोन चिरई जो यह मेरी कविता है, यह एक सोहर पर आधारित है। सोहर, ये सोहर भोजपुरी के क्षेत्र में भी है, अवधि के क्षेत्र में भाषा थोड़ी बहुत अलग हो सकती है दोनों क्षेत्रों की। मूल प्रेरणा इस कविता की से ली गई। और बहुत पहले ये कविता जब मैं एमए कर रहा था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, उन दिनों मैंने ये कविता लिखी थी। और उसके कुछ वर्ष बाद 1998 में पहल पत्रिका में यह कविता प्रकाशित हुई थी। और उसके बाद एक हमारे समय के बड़े चित्रकार अशोक भौमिक जी ने इस पर एक पेंटिंग भी बनाई जो बहुत चर्चित रही। कई भाषाओं में कविता का अनुवाद हुआ, कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में है यह कविता। जाहिर है कि ये कविता पाठकों की है। कवि हूँ इसलिए सुनाता रहता हूँ। जो भी इसका पक्ष विपक्ष है सब पाठकों के बीच है। एक सोहर सुनने के बाद। बहुत पुरानी कथा है। एक भरे पूरे घर में एक लड़की थी सोन चिरई। वह हंसती थी तो धूप होती थी, फूल खिलते थे। वह चलती थी तो बसंती हवा चलती। जिधर निकल जाए लोगों की पलकें बिछ जाती थीं। और जैसा कि हर किस्से में होता है, उसका विवाह भी एक राजकुमार से हुआ। राजकुमार उस पर जान लुटाता था। उसके होंठ उसकी तारीफ में खुलते। उसकी जिह्वा उसके प्रेम के सिवा और सारे स्वाद भूल गई थी। उसकी जिह्वा उसके प्रेम के सिवा और सारे स्वाद भूल गई थी। उसकी आंखों में नींद और दिल में करार न था। और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए। सोन चिरई की गोद न भरी। ननद को भतीजा, सास को कुल का दिया, पति को पुरुषत्व का पुरस्कार न मिला। ननद कहने लगी वज्रवासिन, सास कहने लगी बांझ। और जो रात दिन समाया रहा उसमें सांसों की तरह। उसने कहा तुम्हारी स्वर्ण देह किस काम की। अच्छा हो तुम यह गृह छोड़ दो। तुम्हारी परछाई ठीक नहीं होगी हमारे कुल के लिए। सोन चिरई बहुत रोई, मिन्नतें की, पर किसी ने ना सुनी। आंसुओं बीच एक स्त्री घर के बाद भटकने लगी ब्रह्मांड में। उसे जंगल मिला। जंगल में बाघिनी मिली। उसने उसे अपना दुख सुनाया और निवेदन किया कि वह उसे खा ले। बाघिन ने कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। मैं तुझे न खाऊंगी वरना मैं भी बाघ। बाघिन ने कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। मैं तुझे न खाऊंगी वरना मैं भी बाँझ हो जाऊंगी। सोन चिड़ै क्या करती, वहां से सांप की बांबी के पास पहुंची। बांबी से एक नागिन निकली। नागिन ने उसका दुख सुना। फिर कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। जो मैं तुझे काट खाऊंगी तो बाँझ हो जाऊंगी। सोन चिड़ै बहुत उदास हुई। सोन चिड़ै बहुत उदास हुई। फिर क्या करती, गिरते पड़ते माँ के दरवाजे पहुंची। माँ ने धधा कर हाल चाल पूछा, कौन सी विपत्ति में दुलारी बिटिया ऐसे घर आई। कौन सी विपत्ति में दुलारी बिटिया ऐसे घर आई है। बेटी ने अपना दुख सुनाया और चौरी की कि थोड़ी सी जगह दे दो माँ रहने के लिए। माँ ने कहा विवाह के बाद बेटी को नैहर में नहीं रहना। माँ ने कहा विवाह के बाद बेटी को नैहर में नहीं रहना चाहिए। लोग बाग क्या कहेंगे, वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। और सुनो, बुरा न माना बेटी, जो तुम्हारी परछाई पड़ेगी तो मेरी बहू बाज हो
यह कहकर माँ ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। अब सोन चिरई क्या कर। यह कहकर माँ ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। अब सोन चिरई क्या करती। उसने धरती से निवेदन किया, अब तुम ही शरण दो माँ। दुख सहा नहीं जाता, इन कदमों से चला नहीं जाता। जो लोग पलकों पर लिए चलते थे मुझे, उनके ओसारे में भी जगह ना बची मेरे लिए। अब कहाँ जाऊं तुम्हारी गोद के सिवा। अब कहाँ जाऊं तुम्हारी गोद के सिवा। धरती ने कहा तुम्हारा दुख बड़ा है। धरती ने कहा तुम्हारा दुख बड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं, जहां से आई हो वहीं लौट जाओ। जो मैं तुमको अपनी गोद में रख लूंगी तो ऊसर हो जाऊंगी, बंजर। जो मैं तुमको अपनी गोद में रख लूंगी तो ऊसर हो जाऊंगी। और मित्रों, इसके आगे जो हुआ वह किसी किस्से में नहीं है। हुआ यह कि सब ओर से निराश सोन चिरई बैठ गई एक नदी के किनारे। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, तीसरे दिन तीसरे पहर प्यास से बेहाल। तीसरे दिन तीसरे पहर एक सजीला युवक प्यास से बेहाल नदी तट पर आ मिला। उसने सोन चिरई को देखा। उसने सोन चिरई को देखा। सोन चिरई को देख पल के लिए वह सब कुछ भूल गया। उसने विह्वल हो नरम स्वर में सोन चिरई से दुख का कारण पूछा। उसने विह्वल हो नरम स्वर में सोन चिरई से दुख का कारण पूछा। सब कुछ जान लेने पर अपने साथ चलने का निवेदन किया। सोन चिरई पलछिन हिचकी, फिर उसके साथ साथ बोली। और उसके साथ पूरी उम्र जीकर जब वह मरी तो आंसुओं से जार जार उसके 8 बेटों ने उसकी अर्थी को कंधा दिया। तो आंसुओं से जार जार उसके 8 बेटों ने उसकी अर्थी को कंधा दिया। सोन चिरई 8 बेटों की माँ थी। वह स्त्री थी, और स्त्रियां कभी बांझ नहीं हो। वे रचती हैं तभी हम आप होते हैं। तभी दुनिया होती है, रचने का साहस पुरुष में नहीं होता। वे होती हैं तभी पुरुष पुरुष होते हैं। ये कविता लंबा वक्त बीत गया इस कविता को लिखे हुए, छपे हुए। लेकिन यह कविता अभी साथ है, शायद बनी रहेगी। आप सब लोगों को प्रिय है। कई लोग हैं बार बार इस कविता का आग्रह करते हैं, तो ये मेरे लिए एक के रूप में सुख है। इसका कोई अगर आ, विपक्ष भी आता है वह भी सुखद है चर्चा की दृष्टि से। अगर वो चर्चा की ही दृष्टि से हो तो ये चीजें रहते हैं। हमारे मित्र अरुण होता जी भी आ गए हैं, और उनका आग्रह है कि मैं साहब लोग रेनकोट ढूंढ रहे हैं कविता का पाठ करूं, और मैं वो पढ़ता हूँ। कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने पृष्ठ संख्या भी बता दी है। 127 नंबर पृष्ठ पर यह कविता है। तो संदीप नाइक जी भी आ गए थे, और अभी अभी मैंने सोन चिरई का पाठ किया। आपने सुन लिया होगा। मैं देख रहा हूँ ये सब हैं, और कविता है तो विवाद तो होगा ही, अच्छी बात है। जिस रचना में जितना दम होता है उस पर उतना विवाद होता है। तो ये तो अ, कवि के लिए भी सुखद है, और मेरे ख्याल से जो पाठक हैं उनके लिए भी सुखद है, और सबके लिए जो लोग भी हैं। महेंद्र जी भी आ गए हैं, महेंद्र कुमार जी भी आ गए हैं। तो परेश भाई, मैंने ये कविता सुनाई आपके लिए। तो मैं कविता पढ़ रहा हूँ। सविता भारती कह रही हैं कि सोन चिरई इनकी पसंदीदा कविताओं में से है। मैं पढ़ रहा हूँ, ऊपर नीचे आ रहे हैं। ब्रज श्रीवास्तव जी आ गए, नमस्कार। किसी का नाम अगर छूटे तो क्षमा करेंगे मुझे। तो सुज्ञान मोदी जी भी आ गए हैं। तो बहुत सारे मित्र, बहुत कितना सुखद है ये कि ये लोग हैं। और मैं संजना तिवारी भी सुनाऊंगा। मैं भावना कह रही हैं मैं सुनाऊंगा। तो ये साहब लोग रेनकोट ढूंढ रहे हैं, प्रोफेसर अरुण होता। आग्रह है।
हमारे समय के महत्वपूर्ण आलू है। हजारों टन अनाज सड़ गया सरकारी गोदामों के बाहर। हजारों टन अनाज सड़ गया सरकारी गोदामों के बाहर। यह खबर कविता में आकर पुनर्नवा नहीं हो रही। यह हर साल का किस्सा है। हर साल सड़ जाता है हजारों टन अनाज प्रशासनिक लापरवाहियों से। हर साल मर जाते हैं हजारों लोग भूख और कुपोषण से। हर साल कुछ लोगों पर कृपा होती है लक्ष्मी की। बाढ़ हो अकाल हो या हो महामारी। बाढ़ हो अकाल हो या हो महामारी। बचपन का एक दृश्य अक्सर निकल आता है पुतलियों एल्बम से। दो छोटे बच्चे तन्मय होकर खा रहे हैं रोटियां। बहन के हाथ पर रखी रोटियों पर रखी है आलू की भुजिया। वे एक कौर में आलू का एक टुकड़ा लगाते हैं। भुजिया के साथ भुने गए मिर्च के टुकड़े बड़े चाव से खाते हैं। रोटियां खत्म हो जाती हैं। वे देखते हैं एक दूसरे का चेहरा जहां अतृप्ति है आधे भोजन बाद की उदासी है। उनके लिए जो भोजन था मालिकों के लिए वो बासी है। बचपन का यह दृश्य मुझे बार बार बचपन का यह दृश्य मुझे बार बार रोकता है। पर सरकारों को कौन रोकेगा जिनका स्थायी भाव ले जा रहे हैं देशी विदेशी पूंजीपति। कौन रोकेगा हमारे बीच से निकले उन अफसरों को जो देखते ही देखते एक दिन की और लोग के हो जाते हैं। कौन तोड़ेगा उस कलम की नोक सोख लेगा उसकी स्याही जो बड़ी बड़ी बातों बड़े बड़े वादों के बीच जनता के उद्धार की बातें करती है और छोड़ती जाती है बीच में इतनी जगह कि आसानी से समा जाए उसमें सूदखोर। कि आसानी से समा जाए उसमें सूदखोर। वैसे सरकार को अभी फुर्सत नहीं है। अक्सर सरकार को फुर्सत नहीं होती लेकिन उसकी मंशा पर शक मत कीजिए। वह रोकना चाहती है किसानों की आत्महत्याएं स्त्रियों के प्रति दुर्घटनाएं बढ़ती दुर्घटनाएं। वह दलितों आदिवासियों को उनका हक लाना चाहती है। वह बहुत कुछ ऐसा करना चाहती है कि बदल जाए देश का नक्शा। लेकिन अभी व्यवधान न डालिए। इस समय वह व्यस्त है विदेशी पूंजीपतियों के साथ स्थायी संबंध विकसित करने के लिए चल रही एक दीर्घ वार्ता में। यकीन जानिए उसे बिल्कुल नहीं पता कि बाहर हो रही है मूसलाधार बारिश और जनता भीग रही है। यकीन जानिए उसे बिल्कुल नहीं पता कि बाहर हो रही है मूसलाधार बारिश और जनता भीग रही है। इस क्षण वह विदेशी मेहमानों के साथ चुस्कियां ले रही है सॉफ्ट ड्रिंक की चबा रही है अंकल चिप्स और बाहर भीग रही है। साहब लोग रेनकोट ढूंढ रहे हैं। हजारों लाखों टन अनाज सड़ रहा है सरकारी गोदामों के बाहर। ये बरसों पुरानी कविता है लेकिन कविताएं हमेशा साथ रहती हैं हमेशा साथ आती हैं। तो ये चीज रहती है और मैं कविता पढ़ता हूँ। संजना तिवारी कविता पढ़ता हूँ मैं। आप सब संजना तिवारी जानते हैं जो लोग दिल्ली में हैं वो सब जानते हैं कि कविता पढ़ते हुए भी आप इसको समझ जाएंगे। आप निश्चित ही जानते होंगे ऐश्वर्या राय प्रियंका चोपड़ा कैटरीना कैफ एंजेलिना जोली सुष्मिता सेन सहित कई दूसरों को भी। और यकीन जानिए मुझे रत्ती भर भी ऐतराज नहीं कि आप जानते हैं जमाने की कई मशहूर हस्तियों। लेकिन क्या आप जानते हैं संजना तिवारी को भी। संजना तिवारी ने अभिनय नहीं किया एकता कपूर के किसी धारावाहिक में। वे किसी न्यूज चैनल की एंकर भी नहीं है। मेरी अधिकतम जानकारी में उन्होंने कोई जुलूस नहीं निकाला कभी। चमक दमक लाभ हानि प्रेम और घृणा के गणित में पड़े संसार को ठेंगा दिखाती हुई वे फुटपाथ पर बेचती हैं दुनिया का महान साहित्य। और उन पत्रिकाओं को जिनमें श्रृंगार जिम और मुनाफे पर उल्लेख नहीं होता। वैसे वे चाहती तो खोल सकती थी प्रसाधन का कोई छोटा सा स्टोर या ढूंढ सकती थी अपने लिए कोई नौकरी न सही किसी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी प्रकाशन संस्था में टाइपिस्ट की ही सही। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई घर न हो उनका। और यह कैसे हो कि घर हो और उम्मीद न हो।
यह कहने कहने सुनने में चाहे जितना अटपटा लगे, यह कहने सुनने में चाहे जितना अटपटा लगे, पर सच यही है, घर और उम्मीद में वही रिश्ता है जो सांसों और जीवन में होता है। खैर छोड़िए इन बातों को और थोड़ी देर के लिए दुनिया को देखिए संजना तिवारी की निगाह से, जो इस बेहद बिकाऊ समय में अब कम कम बिकने वाली सपनों से भरी उन इबारतों को बेचती हैं जो फर्क करना सिखाती हैं सपनों के सौदागरों और सर्जकों के बीच। सपनों के सौदागरों और सर्जकों के बीच संजना तिवारी महज एक स्त्री का नाम नहीं है। किताबें बेचना उनका खानदानी व्यवसाय नहीं है। वे किसी भी साहित्यिक से अधिक जानती हैं साहित्यिक पत्रिकाओं के बारे में। वे सुझाव भी देती हैं नए पाठकों को कि उन्हें क्या जरूर पढ़ना चाहिए। संजना तिवारी महज एक नाम नहीं, तेजी से लुप्त हो रही एक प्रवृत्ति है जिसका बचना बहुत जरूरी है। और जाने क्यों मुझे कुछ कुछ यकीन है आप सब पर, और जाने क्यों मुझे कुछ कुछ यकीन है आप सब पर, जो अब भी पढ़ते सुनते हैं कविता, जिनकी दिलचस्पी बची हुई है नाटकों में, जिनके सबका रंग धूसर नहीं हुआ है अभी। इसलिए अगली बार जब भी जाइएगा मंडी हाउस, श्री राम सेंटर के सामने पेड़ के नीचे दरी पर रखी सैकड़ों किताबों पत्रिकाओं में से कम एक जरूर ले आइएगा अपने साथ। और यकीन रखिए आपका यह उपहार किसी और पर फर्क डाले न डाले, दाल में नमक जितना ही सही जरूर डालेगा अगली पीढ़ी पर। दाल में नमक जितना ही सही जरूर डालेगा अगली पीढ़ी पर। ये कविता जो है दिल्ली में जो लोग रहते हैं, मंडी हाउस आते जाते रहते हैं, वे लोग संजना तिवारी से परिचित हैं। पेड़ के नीचे वो साहित्यिक पत्रिकाएं और किताबें रखती हैं और वहां से साहित्य प्रेमी पत्रिकाएं और किताबें खरीद कर लाते हैं। तो ये सारी चीजें रहती हैं। बहुत अच्छी टिप्पणियां भी लोग लिख रहे हैं, शोधत बावलकर, अनुप्रिया, सब लोग सोन चिरई को लेकर लिख रहे हैं। राजेंद्र ओझा जी लिख रहे हैं, सब लोग बहुत सारे, अमरेंद्र भी हैं यहाँ पर, शंकरानंद भी हमारे समय के युवा कवि वो भी हैं, मृत्युंजय पांडे भी इस पर लिख रहे हैं सोन चिरई को लेकर के। तो ये चीज दिखाई दे रही है। और भी संदीप नाइक जी ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में यह रेनकोट वाली कविता बहुत मौजू है। होता जी को धन्यवाद दिया है उन्होंने, ब्रजेश यादव लिखा है, मार्मिक, आर्यम तिवारी जी भी उपस्थित हैं, वाह कह रहे हैं। नेब सराय कविता के वाचन की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पढ़ता हूँ संजना तिवारी का भी मामला, ज्योति शर्मा। तो ये कविताएं कुछ कुछ मैं देख रहा हूँ, अगर किसी का आग्रह ऊपर हो और छूट गया हो तो कृपया मुझे फिर से याद दिला दें। मैं कविता पढ़ता हूँ। मुझे भी बहुत पसंद है वो कविता, मैं दरअसल पढ़ना चाहता हूँ। चुप्पी का समाज शास्त्र कविता के लिए कहा था अरुण पांडे ने। मैं पढ़ता हूँ। लंबी कविता है लेकिन आप सबको कविता अच्छी लगेगी, प्रासंगिक लगेगी। उम्मीद थी मिलोगे तुम इलाहाबाद में, पर नहीं मिले। उम्मीद थी मिलोगे तुम इलाहाबाद में, पर नहीं मिले। गोरखपुर में भी ढूंढा पर नहीं मिले। ढूंढा बनारस, जौनपुर, अयोध्या, उज्जैन, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, तुम नहीं मिले। किसी ने कहा मिल सकते हो ओरछा में, मैं वहां भी गया पर तुम कहीं नहीं दिखे। मैं वहां भी गया पर तुम कहीं नहीं दिखे। मैंने बेतवा के पारदर्शी जल में बार बार देखा, आंखें डुबो कर देखा, तुम नहीं दिखे। तुम नहीं दिखे गढ़कुंडार के खंडहर में भी। तुम नहीं दिखे गढ़कुंडार के खंडहर में भी। मैं भटकता रहा, बार बार लौटता रहा तुमको खोज कर अपने अंधेरे में। न जाने किस चिड़िया के खाली खोते में, सब भूल भाल सब छोड़ छाड़ अलख जगाए बैठे हो। ताकता हूँ हर दिशा में बारी बारी चारों ओर, सब चमाचम है। ताकता हूँ हर दिशा में बारी बारी चारों ओर, सब चमाचम है। कभी धूप कभी बदरी, कभी
ठंडी हवा कभी लू, सब कुछ अपनी गति से चल रहा है। लोग भी खूब हैं धरती पर, एक नहीं दिख रहा, इस ओर कहाँ ध्यान है किसी का। पैसा पैसा पैसा, पद प्रभाव पैसा, यही आचरण, दर्शन यही समय का। देखो ना बहक गया मैं, देखो ना बहक गया मैं भी, अभी तो खोजने निकलना है तुमको। और मैं हूं कि बताने लगा दुनिया का चाल चलन। पर किसे फुर्सत है जो सुने मेरा अगड़म बगड़म। किसी को क्या दिलचस्पी है इस बात में कि दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर देवरिया जिले के एक गांव में सिर्फ 1 कट्ठे जमीन के लिए हो रहा है खून खराबा पिछले कई वर्षों से। इन दिनों लोगों की समाचारों में थोड़ी बहुत दिलचस्पी है। वे चिंतित हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, उन्हें चिंता है अपने जान माल की, इज्जत आबरू की। इन दिनों लोगों की समाचारों में थोड़ी बहुत दिलचस्पी है। वे चिंतित हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, उन्हें चिंता है अपने जान माल की, इज्जत आबरू की। पर कोई नहीं सोच रहा उन स्त्रियों की रक्षा और सम्मान के विषय में जिनसे संभव है इस जीवन में कभी कोई मुलाकात। पर कोई नहीं सोच रहा उन स्त्रियों की रक्षा और सम्मान के बारे में जिनसे संभव है इस जीवन में कभी कोई मुलाकात न हो। हमारे समय में निशा इतना बड़ा मूल्य है कि कोई बाहर ही नहीं निकलना चाहता उसके दायरे से। वरना क्यों होता कि आजाद घूमते बलात्कारी, दलितों आदिवासियों के हत्यारे शासन करते किसानों की। सब चुप हैं अपनी अपनी चुप्पी में, अपना भला ढूंढते, सबने आशय ढूंढ लिया है जनतंत्र का अपनी अपनी चुप्पी में। हमारे समय में जितना आसान है उतना ही कठिन चुप्पी का भाष्य। बहुत तेजी से बदल रहा है परिदृश्य, बहुत तेजी से बदल रहे हैं निहितार्थ। वह दिन दूर नहीं जब चुप्पी स्वीकृत हो जाएगी एक धर्मनिरपेक्ष धार्मिक आचरण में। पर तुम कहाँ हो, मथुरा में, अजमेर में, यरूशलेम में, मक्का मदीना में, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाती किसी ट्रेन में, अमेरिकी राष्ट्रपति के घर में, कहीं तो नहीं हो। तुम ईश्वर भी नहीं हो कि धर्म के जो हम स्वीकार लें तुम्हारी अदृश्य। तुम ईश्वर भी नहीं हो किसी धर्म के जो हम स्वीकार लें तुम्हारी अदृश्यता। तुम्हें बाहर खोजता हूँ, भीतर ढूंढता हूँ, सूझ गई हैं आंखें आत्मा की। नींद बार बार पटकती है पुतलियों को, शिथिल होता है तन नयन। पर जानता हूं यदि सो गया फिर उठना नहीं होगा। नींद बार बार पटकती है पुतलियों को, शिथिल होता है तन मन नयन। पर जानता हूं यदि सो गया तो फिर उठना नहीं होगा। और मुझे खोजना है तुम्हें, इसलिए हार कर बैठूंगा नहीं इस बार। नहीं होने दूंगा तिरोहित अपनी उम्मीद को। मैं जानता हूँ, खूब अच्छी तरह जानता हूँ, एक दिन मिलोगे तुम, जरूर मिलोगे। तुम्हारे बिना होना, बिना पुतलियों की आंख होना है। तुम्हारे बिना होना, बिना पुतलियों की आंख होना है। तो ये कविता थी। और मैं चाहता था कि ये कविता मैं पढूं, और इसका आग्रह भी था आप में से। तो ये मेरे लिए सुखद है। और मैं देख रहा हूँ कि और किन कविताओं का दृश्य नसीर जी भी हैं, कुछ नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि किसी का आग्रह छूट ना रहा हो। मैं आग्रह तो बहुत सारे आ गए हैं, सारे आग्रह इस अवधि में पूरे नहीं हो पाएंगे। लेकिन भगवती वर्मा भी उधर से दिखाई दे रही हैं जम्मू से। और बहुत सारे परिचित नाम इसमें है, बहुत ही सुखद है। और ये चीज है बहुत सारी, मैं क्या बोल, सारे रचना प्रक्रिया पर बात रखने के लिए भी कहा है। रचना प्रक्रिया पर बात करना मुझे लगता है कि बराबर एक मुश्किल काम है। आ, ये बता पाना
बहुत मुश्किल होता है कि अ, कविता किन क्षणों में बनती है। लगातार मुझे लगता है कि हर कवि की अपनी प्रक्रिया होती है। मुझे लगता है अगर मुझसे कोई पूछे कि आपकी रचना प्रक्रिया क्या है, तो मेरे भीतर चीज़ें आती रहती हैं। उसके बाद कोई क्षण आता है जब मुझे लगता है कि नहीं अब इसे लिख लेना चाहिए, तो मैं लिखता हूँ। अ, कोई विचार आते ही मैं कविता नहीं लिखता। कई लोग होते हैं जो विचार आते ही कविता लिख लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता कि कोई विचार आया और मैं लिख लूँ। अ, कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि कोई विचार आया और वो गुम हो गया। फिर सालों बाद वह किसी और विचार के साथ मिलकर मेरी कविता में आया। तो इसलिए मैं लगातार अपने भीतर चीज़ों को चलने देता हूँ और ज़ाहिर है कि कविता जिस तरह कविता अपने आप में एक संश्लिष्ट विधा है, उसी तरह से उसकी रचना प्रक्रिया भी संश्लिष्ट होती है। अलग-अलग लोग हैं जो बता देते हैं कि मैं सुबह में उठ के लिखता हूँ, मैं शाम में लिखता हूँ, मैं अब लिखता हूँ, तब लिखता हूँ। मैं कविता कभी भी लिख सकता हूँ। सुबह में, शाम में, दोपहर में, यात्राओं में भी कविता लिखी जा सकती है। लेकिन ये तभी संभव है कि जिस कविता को मैं लिखना चाहता हूँ या लिखने जा रहा हूँ, उस पर मेरे भीतर एक मतलब लंबा मंथन हो चुका हो, वो एक दीर्घ प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो विचार की, उसके भीतर जो द्वंद्व हैं उनकी, ये सब चीज़ें जब पूरी हो जाती हैं तभी कविता बनकर आती है। अ, मेरी कविताओं में लोक तत्व आता है, तो वो सायास नहीं आता, अनायास आता है क्योंकि मेरी जड़ें अब भी गाँव में हैं। हालाँकि मैं सिर्फ़ गाँव को लोक नहीं मानता। ये भी अगर बात हो तो मैं बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि मेरे लिए लोक का मतलब गाँव नहीं है। उसका एक हिस्सा है वो। लोक तो बराबर मैं मानता हूँ कि श्रम की संस्कृति जहाँ भी है, वह लोक की रचना करती है। जहाँ श्रम की संस्कृति है वही लोक है। और उस तरह से देखिएगा मोटे तौर पर तो एक अलग-अलग लोक भी हैं हमारे वहाँ। अलग-अलग लोक भी मिलेगा, लेकिन साहित्य में जब लोक तत्व लोग कहते हैं तो सामान्यतः उनका कहना अ, ग्रामीण जीवन से होता है, ग्रामीण संदर्भों से होता है। तो एक संयोग है ये जीवन सबका, कहीं न कहीं कोई जगह होती है, कहीं न कहीं से हर कोई चलता है। तो मैं भी सुदूर उत्तर प्रदेश के एक जिले देवरिया से मेरी कविता में अभी संदर्भ भी आया, आप सबने उसे सुना भी। तो देवरिया से जुड़ा हुआ हूँ और मतलब अब भी मेरी जड़ें गाँव में हैं, मैं चाहता हूँ रहता हूँ, लगातार वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो वो सब अनायास मेरी कविता में आते हैं। लेकिन कभी मैंने कोशिश करके अलग से गाँव की कविता नहीं लिखी, गाँव के बारे में कविता नहीं लिखी। इसलिए आप मेरी कई कविताओं में देखेंगे कि जिनका संदर्भ हो सकता है कि शहरी हो, वहाँ पर भी गाँव का संदर्भ आ जाता है। और गाँव मेरे लिए कभी बहुत रोमांच का विषय नहीं, वह मेरे लिए प्रेम का विषय तो है क्योंकि मैं वहाँ पैदा हुआ, वहाँ मेरी परवरिश हुई, वहाँ मैंने सपने देखने शुरू किए। तो वो मेरे लिए लगाव का विषय है, सब कुछ है, लेकिन रोमांच का विषय गाँव मेरे लिए कभी नहीं रहा। गाँव से निकला, अपने कस्बे रुद्रपुर जो देवरिया जिले में है वहाँ रहा, गोरखपुर में रहा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, फिर पहाड़ों में मैंने नौकरी की, झांसी में नौकरी की, दिल्ली में हूँ। एक लंबी यात्रा है जीवन की और इन सब के बीच मेरी कविता ने अपना आकार ग्रहण किया है। इन सब के बीच ही उसने अपना रूप प्राप्त किया है, जैसी बन पाई। अच्छे मित्र मिले, गाँव में भी, गोरखपुर में भी, जेएनयू में भी, इग्नू में भी जहाँ मैं नौकरी करता हूँ, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, अध्यापक हूँ जहाँ पर, अच्छे विद्यार्थी मिले और सबने मुझ में कुछ न कुछ जोड़ा। हाँ,
मैं किसी में कुछ जोड़ पाया या नहीं जोड़ पाया नहीं कह सकता, लेकिन जो लोग मेरे संपर्क में आए या मैं जिनके संपर्क में आया, उन लोगों के नाते मैं भावनात्मक और बौद्धिक दोनों रूपों में समृद्ध हुआ, दोनों रूपों में समृद्ध हुआ, और मैं बराबर कृतज्ञता महसूस करता हूँ और ये मानता हूँ कि आ, वो मनुष्य नहीं हो सकता जो कृतज्ञ ना हो। कभी होना तो बड़ी दूर की बात है। और कविता का शिल्प जान लेना और बौद्धिक मतलब तरीके अपनाकर, बौद्धिक उपक्रम अपनाकर कुछ लिख लेना मेरी दृष्टि में कविता नहीं है। फॉर्म तो कविता का है, वो आप सीख सकते हैं, जैसे छंद आप सीख सकते हैं अगर छंद की कविता की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन कवि होना सहज नहीं है। कई बार कुछ लोग कविता नहीं भी लिखते हैं, लेकिन उनको कवि का हृदय मिला होता है। हाँ, कई लोग कविता लिखते हैं लेकिन उनके पास कवि का हृदय नहीं होता। तो जिसके पास कवि का हृदय होगा वो कृतज्ञ होगा, मित्रों के प्रति, मनुष्यता के प्रति, अपनों के प्रति, जिन लोगों से भी जीवन में वह मिला या जो लोग उसे मिले, सबके प्रति कृतज्ञता। मैं तो उन लोगों के प्रति भी कृतज्ञता महसूस करता हूँ बराबर, जो लोग खुले शब्दों में कहूँ कि मुझसे घृणा भी करते हैं। पिछले दिनों मैंने एक कविता लिखी इस आशय की, जल्द ही वो कहीं प्रकाशित होगी। मुझे लगता है कोई वजह तो होगी कि उनके मन में ऐसा है, उनकी कुंठा भी हो सकती है, मुझ में भी कमी हो सकती है। तो ये भी एक बड़ा मसला है। रचना प्रक्रिया में ये चीजें भी काम करती हैं, सिर्फ मतलब ऊपर ऊपर की बातें नहीं है। तो बहुत सारे पक्ष हैं रचना प्रक्रिया को लेकर। मुझे लगता है कि अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं और शायद बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो कुछ कुछ चीजें हम लोग देखें और कि क्या कुछ और क्या कुछ आया है कि कुछ। तो मैं सिर्फ एक आखिरी कविता पढ़ करके मैं चाहता हूं कि ये समाप्त करूं। और वही इस संग्रह की के भी वो अंतिम कविता है। गांव का दिन हो गया है आखिरी आदमी, मौसम बदल रहा है, गांव में सुगबुगाहट है चुनाव की। इस कविता में मिर्जा गालिब का शेर आएगा, और मिर्जा गालिब का एक शेर आएगा, उसके बारे में नहीं बताऊं मैं। गांव का दक्षिण हो गया है आखिरी आदमी, महात्मा गांधी का ये आखिरी आदमी की अवधारणा से आप सब परिचित हैं। मौसम बदल रहा है, गांव में सुगबुगाहट है चुनाव की। अब प्रधानी में बहुत पैसा है, खड़ंजा हो, बांध हो, बिजली हो, बाढ़ हो, अकाल हो, प्रधान की पौ 12 रही है। अब भी दफ्तरों में टंगती हैं महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें, पर कोई ताकना भी नहीं चाहता महात्मा गांधी के आखिरी आदमी की तरफ, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों की तरफ। इन दिनों लोकतंत्र में गांव का दक्षिण हो गया है आखिरी आदमी। पिछली बार 5 लोग मारे गए थे मेरे गांव में, प्रधानी के चुनाव में। निकल नहीं दिया था जबरों ने दलितों को उनकी बस्ती से, उनके वोट खा गए थे वे सरकारी योजनाओं की तरह। किसान बदहाल हैं, मर रहे हैं भरी जवानी में, जो बचे हैं उनकी जेबें इस कदर खाली हैं कि वे भर नहीं सकते बच्चों की फीस। उनके घर में नहीं है किसी के बदन पर साबुत कपड़े, लड़कियां भी महफूज नहीं है अब गाँव। फिर चुनाव सिर पर है, धीरे धीरे गर्म हो रही है हवा, लोग अकन रहे हैं एक दूसरे की कानाफूसी। मैदान में उम्मीदवार भी कई हैं, पर आखिरी आदमी को कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, किसी बात पे नहीं आती। आ, अब समय पूरा हो रहा है, और मैं आभारी हूँ राजकमल प्रकाशन का, अशोक माहेश्वरी जी का, उनके सहयोगियों का। कल सुमन परमार जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि सुमेर जी बात करेंगे, और ये सब संभव हुआ है। तो मैं राजकमल प्रकाशन, अशोक जी,
और उनके सभी साथियों का आभारी हूँ और आप सबका जो देश के अलग हिस्सों से आज यहाँ जुड़े हुए हैं और मेरी कविताएं सुने हैं, मेरा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। एक कवि के लिए इससे सुखद क्या हो सकता है कि वह जो सोचता है उसे कोई सुनना चाहता है, उसमें किसी की दिलचस्पी है। यह अत्यंत सुखद है मेरे लिए। मैं आभारी हूँ आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया। तो इसे फिर मिलते हैं किसी और प्रसारण में और बात करते हैं आप सबसे। नमस्कार।